संस्कृताय अहम वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आज हम आपको उत्तर मेघ का हिंदी में सारांश बताएंगे। पूर्व मेघ का सारांश हो चुका है और आज हिंदी में उत्तर मेघ का सारांश देख लीजिए। इसके बाद आपको संस्कृत में प्रश्नोत्तरी लेकर आएंगे। ठीक है, हिंदी में पहले आप इसको पूरे उत्तर मेघ को देख लीजिए, उसके बाद आपको प्रश्नोत्तरी मिलेगी। एक कमेंट्स आया था कि सर्वज्ञ सर बहुत उदार हैं। हाँ, सर्वज्ञ सर उदार हैं और मेरे लिए तो एक भगवान के समान हैं। ठीक है ना, उनके बारे में हम बोल भी नहीं पाते, हमारे पास कोई उनके बारे में वचन भी नहीं है, लेकिन इतना कह सकते हैं कि भगवान से बढ़ के कुछ नहीं है और हम उन्हें एक भगवान मानते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतना ज्ञान है और एक एक शब्द उनका इतना मतलब बहुत ही एक जीवन को सफल बनाने वाला समझ लीजिए। तो चलिए मित्रों, आज हम आपको उत्तर मेघ का हिंदी में सारांश बताते हैं। उत्तर मेघ के प्रथम श्लोक में अलका नगरी की तुलना मेघ के साथ की गई है। मेघ की बिजली की तुलना अलकापुरी की स्त्रियों से, इंद्रधनुष की तुलना सुंदर चित्रों से और मेघ के गर्जन की तुलना अलका में बजाए जाने वाले मृदंगों से और जल धारण की मणिजटित फर्शों से तथा मेघ की ऊंचाई की तुलना गगनचुंबी शिखरों से की गई है। एक बार फिर देख लीजिए। मेघ की बिजली की तुलना अलकापुरी की स्त्रियों से और इंद्रधनुष की तुलना सुंदर चित्रों से और मेघ के गर्जन की तुलना अलका में बजाए जाने वाले मृदंगों से और जल धारण की मणिजटित फर्शों से तथा मेघ की ऊंचाई की तुलना गगनचुंबी शिखरों से की गई है। ठीक, अलका में सदैव 6 ऋतुएं वर्तमान रहती हैं। अलका की स्त्रियां क्रीड़ा के लिए हाथों में कमल लिए रहती हैं और बालों में कुंद पुष्प का तथा मुख पर लोद्र पुष्प का रज लगाए रहती हैं। ठीक, वे जूड़ों में कुर्बक तथा कानों में सुंदर शीर्ष पुष्प लगाकर और मांग में कदम्ब पुष्प सजाती हैं। इस प्रकार से आपको पुष्पों का वर्णन हो जाता है। ठीक, बालों में कुंद पुष्प और मुख पर लोद्र पुष्प और जूड़ों में कुर्बक तथा कानों में सुंदर शीर्ष पुष्प और मांग में कदम्ब पुष्प सजाती हैं। अलका में नित्य फूल खिलते हैं और रात्रियां सदैव चांदनी युक्त रहती है। सदैव चांदनी युक्त रहती है। अलका में यक्ष सदैव ही युवावस्था को प्राप्त रहते हैं, वहाँ अन्य अवस्थाएं नहीं होती हैं। ठीक, कौन सी अवस्था रहती है अलका में? युवावस्था। कुबेर को रावण का भाई माना जाता है, इन्हीं का पुष्पक विमान रावण के पास था। ठीक है, अब देखिए, कल्प वृक्ष से रतिफल नामक मध्य प्राप्त होता है, जिसका सेवन यक्षगण मृदंग आदि की ध्वनि के साथ करते हैं। कल्प वृक्ष से क्या प्राप्त होता है? रतिफल। और आकाश गंगा मंदाकिनी, जिसको मंदाकिनी कहते हैं, आकाश गंगा के जल से शीतल तथा किनारों पर मंदार के वृक्षों से प्राप्त छाया में यक्ष कन्याएं स्वर्णिम बालुका में मणि छिपाने का खेल खेलती हैं। क्या करती हैं? देखिए, आकाश गंगा मंदाकिनी के जल से शीतल तथा किनारे पर मंदार के वृक्षों से प्राप्त छाया में यक्ष कन्याएं स्वर्णिम बालुका में मणि छिपाने का खेल खेलती हैं। चंद्रमा की किरणों से पिघलाई गई झालरों में लटकी चंद्रक्रांत मणि स्त्रियों से सूरतजन्य थकावट को दूर करती हैं। अलका के बहा उद्यान का नाम वैभ्राज है। बहा उद्यान का नाम क्या है? वैभ्राज है। और कामदेव भगवान शंकर के डर से अपने भौरों की डोरी वाले धनुष का प्रयोग नहीं करता। किसके डर से? कामदेव किसके डर से? भगवान शंकर के डर से अपने भौरों की डोरी वाले धनुष का प्रयोग नहीं करता। स्त्रियों के चितवन से काम चलाता है। अलका में अलंकरण की समस्त सामग्री एकमात्र कल्प वृक्ष प्रदान करता है। अलंकरण की समस्त सामग्री कल्प वृक्ष प्रदान करता है। ठीक है, और कल्प वृक्ष से ही रतिफल नामक मध्य प्राप्त होता है। यक्ष का घर कुबेर के घर से उत्तर की दिशा में स्थित है। यक्ष के घर में इंद्रधनुष के सदृश रंग बिरंगा फाटक लगा है और यक्ष के घर के समीप उसकी पत्नी द्वारा दत्तक पुत्र की तरह पाला गया एक पुष्प गुच्छ से युक्त मंदार वृक्ष है।
तो आपको पता चला मंदार वृक्ष कहाँ है? यक्ष के घर के समीप उनकी पत्नी द्वारा दत्तक पुत्र की तरह पाला गया पुष्प गुच्छ से युक्त एक मंदार वृक्ष है। रावण की तलवार का नाम चंद्रहास है। रावण की तलवार का नाम चंद्रहास है और यक्ष के घर में मरकत मणि की शिलाओं से निर्मित सीढ़ी वाली बावली है। यहाँ के हंस वर्षा काल में भी मानसरोवर नहीं जाते हैं। उस बावली के किनारे पर नीलम नामक मणियों से बने एक शिखर वाला क्रीड़ा शैल है। क्रीड़ा शैल कैसा है? एक नीलम नामक मणियों से बना हुआ और इस पर सुंदर केले के बाड़ है। क्रीड़ा शैल पर रक्त अशोक और मोलश्री बकुल नाम के 2 वृक्ष हैं। क्रीड़ा शैल पर माधवी लता का कुंज है। अशोक यक्षिणी के बाएं पैर और बकुल मुख की मदिरा के अभिलाषी हैं। दोनों वृक्षों के मध्य में मरकत मणि की वेदी है। शैल पर ही स्फटिक के पटरे वाली सोने की वासयष्टि अड्डा है, जहाँ मोर सायंकाल में बैठता है। यह मयूर यक्ष की तालियों और कंकणों द्वारा नचाया गया है। यह मयूर यक्षिणी की तालियों और कंकणों द्वारा नचाया गया है। ठीक है। यक्ष के द्वार के दोनों तरफ शंख और पद्म का चित्र बना है। और क्या है देखिए, मेघ अलकापुरी में यक्ष के घर में बने क्रीड़ा शैल पर बैठता है। मेघ कहाँ पर बैठता है? यक्ष के घर में बने क्रीड़ा शैल पर बैठता है और जुगनों की पंक्ति की सदृश मंद प्रकाश यक्ष के घर में डालता है। यक्ष यक्षिणी को युवतियों की रचना के विषय में ब्रह्मा की प्रथम कृति बताता है। यक्ष यक्षिणी को यक्षिणी को युवतियों की रचना के विषय में ब्रह्मा की प्रथम कृति बताता है। यक्ष किससे बताता है? मेघ से। यक्ष के घर पर पिंजड़े में मैना पाली गई है और यक्ष मेघ से कहता है वह यक्षिणी को देव पूजा करते अथवा यक्ष का चित्र बनाते या मैना से बात करते देखेगा। यक्षिणी वीणा बजाते हुए गीत गाने का प्रयत्न करती है और यक्षिणी देहली के पुष्पों को भूमि पर रखकर विरह के दिनों की गणना करती है। यक्षिणी विरह के दिनों में भूमि पर ही सोती है। यक्ष मेघ से खिड़की पर बैठकर यक्षिणी को देखने के लिए कहता है। ठीक, मेघ से कहता है कि आप खिड़की पर बैठ जाना और वहाँ से यक्षिणी को देखना। अगर वो सो रही हैं तो आप उन्हें थोड़ी देर के लिए सोते रहने देना। और फिर देखिए, मेघ के पहुँचने पर यक्षिणी की बाई आंख फड़कती हैं। जब मेघ पहुँच जाता है तो यक्षिणी की बाई आंख फड़कने लगती है और मेघ अपने जल बिंदुओं से शीतल बने वायु से यक्षिणी को जगाता है। फिर देखिए, यक्ष के शाप का अंत हरिबोधनी या देवोत्थान एकादशी के दिन होता है। उसी दिन भगवान विष्णु अपनी शेष शैया से उठेंगे और यक्ष मेघ को पहचान चिन्ह के रूप में यक्षिणी के साथ घटित एक घटना को बताता है। अंतिम श्लोक में यक्ष मेघ के लिए यह कामना करता है कि उसकी पत्नी बिजली के साथ कभी वियोग न हो। मेघ का बिजली के साथ कभी वियोग न हो, अंतिम श्लोक में कहता है। और मेघदूत में 50 से अधिक टीकाएँ लिखी जा चुकी हैं। तो मित्रों, ये थी आपकी उत्तर मेघ का पूरा सारांश। इसमें ज़्यादातर यक्षिणी की विशेषता बताई गई हैं और वहाँ पर उत्तर मेघ में कहाँ पर अलका नगरी का वर्णन चित्रित किया है। तो मित्रों, ये थी आपकी हिंदी में सारांश। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए और कमेंट्स अवश्य करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। कल फिर मिलेंगे संस्कृत प्रश्नोत्तरी के साथ। उत्तर मेघ और पूर्व मेघ, मेघदूत की संस्कृत प्रश्नोत्तरी के साथ कल मिलेंगे। तो नमः संस्कृताय, धन्यवाद।